हाँ, तो विद्यार्थियों, आपकी पूरक पुस्तक कृतिका भाग 2 का पाठ 5 मैं क्यों लिखता हूँ। ये पाठ अज्ञेय द्वारा लिखा गया है। इसके लेखक अज्ञेय हैं। यहाँ पर अज्ञेय एक प्रश्न पैदा करते हैं कि मैं क्यों लिखता हूं। इसके माध्यम से अज्ञेय ने यहां पर लिखने की प्रेरणा स्रोत क्या है, लिखने का कारण इस पाठ के माध्यम से स्पष्ट किया है। तो सर्वप्रथम हम लेखक का परिचय। लेखक का पूरा नाम हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। ये प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार, चिंतक और प्रतिष्ठा प्राप्त निबंध लेखक हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया यानी अब कुशीनगर के नाम से जो जाना है, कसिया नामक ग्राम में हुआ था। 7 मार्च 1911 को इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत के माध्यम से जम्मू कश्मीर में घर पर ही प्राप्त की थी। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत के माध्यम से जम्मू कश्मीर में घर में ही प्राप्त की थी। इसके बाद लाहौर से बीएससी की डिग्री प्राप्त की। इन्होंने अनेक क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लिया, जिसके कारण कई बार इन्हें जेल जाना पड़ा। ये सेना, आकाशवाणी तथा शिक्षा के क्षेत्र में अनेक पदों पर रहे, परंतु इनका पूरा जीवन साहित्य एवं पत्रकारिता को समर्पित रहा। दिल्ली में सन 1987 यानी 1987 में इनका स्वर्गवास हो गया, इनका देहांत। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो इस प्रकार हैं। काव्य संग्रह भग्नदूत, चिंता, अरियो, करुणा प्रभा में, इंद्रधनुष के रौंदे हुए से तथा आंगन के पार द्वार, ये इनके काव्य संग्रह थे। कहानी संग्रह में विपथगा, शरणार्थी तथा जयदोल। इनका उपन्यास शेखर, एक जीवनी व नदी के द्वीप, ये 2 उपन्यास थे। निबंध त्रिशंकु व आत्मने पद, यात्रा वृत्तांत में यायावर रहेगा याद। इन्होंने तार सप्तक के साथ साथ 4 सप्तकों का संपादन किया। साहित्यिक योगदान के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा भारत भारती सम्मान तथा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। अज्ञेय जी की भाषा सरल, सहज व बोधगम्य है, किंतु कहीं कहीं बौद्धिकता दर्शाने के कारण भाषा में दुरूहता यानी कठिनता आ गई है। इनकी शैली भाषा कहीं कहीं आत्मकथ्यात्मक और कहीं कहीं वर्णनात्मक है। ये इनका जीवन का संक्षिप्त परिचय। अब सबसे पाठ का परिचय। मैं क्यों लिखता हूं जो पाठ है, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित ये निबंध है। इस निबंध में लेखक ने बताया है कि लेखक के मन की व्यवस्था ही उसे लिखने को बाध्य करती है। इससे मुक्ति लेखक को तभी मिलती है जब वे लिख चुका होता है। कोई रचना तभी जन्म लेती है जब प्रत्यक्ष अनुभव अनुभूति के रूप में बदल जाता है। अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती, किंतु यह जरूरी नहीं कि हर अनुभव अनुभूति बन जाए। भाव जगत और संवेदना का हिस्सा बनने पर ही कोई अनुभव कलात्मक अनुभूति का रूप धारण कर पाता है। आपके कथन की पुष्टि के लिए लेखक ने हिरोशिमा कविता का उदाहरण प्रस्तुत किया। जो लेखक द्वारा लिखी गई हिरोशिमा कविता है उसका उदाहरण प्रस्तुत किया। जापान में अणुबम गिराने की घटना ने विज्ञान के दुरुपयोग के प्रति लेखक के मन में विद्रोह तो पैदा किया,
किंतु हिरोशिमा में सब देखकर उसने तुरंत कुछ नहीं लिखा। हिरोशिमा में हुए विस्फोट की बौद्धिक स्तर पर अनुभव ने जब उसकी अनुभूति को झकझोरा तो भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे वह यह कविता लिखने को विवश हो गया। कौन सी कविता लिखने को? हिरोशिमा कविता है। उस कविता को लिखने के एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं। नगर के चौक धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। छायाएं मानव जन की दिशाहीन, छायाएं मानव जन की दिशाहीन। सब ओर पड़ी वह सूरज, नहीं उगाता पूरब में वे। बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी फिर। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर, छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर। मानव ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी है। झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर, मानव का रचा हुआ सूरज, बम परमाणु बम जो है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई ये जली हुई छाया मानव की साखी है। पत्थर पर लिखी हुई ये जली हुई छाया मानव की साखी है, साक्षी। ये कविता का सृजन उन्होंने उस अनुभूति के आधार पर किया। अब पाठ के सार को हम कुछ बिंदुओं में बांधते हैं। एक कठिन प्रश्न, लिखने को प्रेरित करने वाले कारण, लेखक के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व, भीतरी व्यवस्था क्या है, अनुभव और अनुभूति में अंतर, लेखक में अनुभूति का उदय, और कविता जो ये कविता हमने अभी आपको। तो सबसे पहले एक कठिन प्रश्न उत्पन्न होता है। लेखक का मानना है कि इस प्रश्न का उत्तर भले ही सरल प्रतीत हो, पर है बड़ा कठिन। इसका संबंध लेखक के मन की अनुभूतियों और भावनाओं से है। अतः इसे कुछ वाक्यों में पूर्णतः प्रकट कर पाना संभव नहीं है। लेखक यही कर सकता है कि उसमें से कुछ मनोभावों को सामने लाए जो दूसरों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। लेखक को लिखने को प्रेरित करने वाले कारण। दूसरा बिंदु, आगे कहते हैं कि उन्हें लिखने को प्रेरित करने वाला प्रथम कारण यह है कि वे स्वयं जानना चाहते हैं कि वे क्यों लिखते हैं। बिना लिखे इस प्रश्न का उत्तर मिलना कठिन है, क्योंकि लिखने के बाद ही लेखक उस भीतरी व्यवस्था से परिचित हो पाता है जो उसे लिखने को प्रेरित करती है। इस व्यवस्था से लिखकर ही मुक्त हुआ जा सकता है। लिखकर ही मुक्त हो सकता है। लेखक के अनुसार सभी कृतिकार, कवि, लेखक इसीलिए लिखते हैं। लिखने का दूसरा प्रेरक कारण बाहरी दबाव भी हो सकता है। जब लेखक प्रसिद्ध हो जाता है तो उसे संपादकों और प्रकाशकों के आग्रह पर लिखना होता है। आर्थिक आवश्यकताएं भी उसे लिखने को प्रेरित करती है। कभी कभी तो भारी दबाव आंतरिक प्रेरणा को जगाने का कारण भी बन जाते हैं। ये प्रेरित करने वाले कारण हो सकते हैं। स्वयं की आत्मानुभूति हो सकती है, बाहर का दबाव भी हो सकता है, संपादकों का, प्रकाशकों का, कि लिखने के लिए धन की आवश्यकता, पैसे की आवश्यकता भी लिखने का कारण हो सकती है। लेखक के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व। लेखक की प्रेरणा लेखक के स्वभाव और अपने ऊपर नियंत्रण से भी प्रभावित होती है।
कुछ ऐसे लेखक भी होते हैं जो बिना भारी दबाव के लिख ही नहीं पाते। ऐसे कृतिकार भी बाहरी दबाव पर पूरी तरह निर्भर नहीं हो जाते। वे उसे केवल एक प्रेरक के रूप में ही ग्रहण करते हैं। इस निबंध के लेखक को ऐसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं। अब प्रश्न उठता है कि भीतरी व्यवस्था क्या है। ये इसका भीतरी व्यवस्था क्या है। लेखक भीतरी व्यवस्था की व्याख्या कर पाना कठिन मानते हुए अपनी एक कविता के उदाहरण से इसे स्पष्ट करता है। लेखक कहता है कि विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण वह रेडियोधर्मी पदार्थों, विकिरण के प्रभावों तथा परमाणु के विखंडन आदि से तो परिचित था, लेकिन उनका ये ज्ञान पुस्तकीय था। हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने और वहां पर हुए भयंकर विनाश के बारे में भी उसने पढ़ा। इस विषय पर उसने कुछ लेख भी लिखे, लेकिन उसके भीतर वह व्यवस्था नहीं जागी जो उसे इस पर कविता रचने को प्रेरित करती है। उसके भीतर परमाणु शक्ति के दुरुपयोग और व्यापक विनाश के विरुद्ध बौद्धिक विद्रोह तो जागा, लेकिन अनुभूति के स्तर पर अभिव्यक्ति की जो व्यवस्था होती है वह नहीं उत्पन्न। अनुभव और अनुभूति में अंतर, अनुभव और अनुभूति में अंतर होता है। क्या अंतर होता है ये लेखक यहां स्पष्ट कर रहा है। लेखक जापान गया और उसने हिरोशिमा में वह अस्पताल भी देखा जहां परमाणु विस्फोट के विकिरण से प्रभावित लोग घोर कष्ट झेल रहे थे। इस प्रकार लेखक को परमाणु विस्फोट से उत्पन्न विनाश का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, लेकिन उसके मन में अनुभूति फिर भी नहीं जागी। अनुभूति अनुभव से गहरी वस्तु है। अनुभव तो किसी घटित घटना का होता है, लेकिन अनुभूति बिना प्रत्यक्ष संपर्क में आए कल्पना और संवेदना के द्वारा उस सत्य को ग्रहण कर लेती है जो लेखक के साथ घटित नहीं हुआ। इस प्रकार अनदेखा और अनुभव से परे होते हुए भी सत्य कृतिकार यानी लेखक की आत्मा के सम्मुख प्रकाशित हो उठता है। यही अनुभूति द्वारा किया गया साक्षात्कार है। इसे ही अनुभूति द्वारा किया गया साक्षात्कार कहा जाता है। यही कृतिकार को काव्य रचना के लिए विवश कर देने वाली प्रेरणा है। लेखक में अनुभूति का उदय कब हुआ? हिरोशिमा में सड़क पर घूमते हुए लेखक ने देखा कि एक जले हुए पत्थर पर मानव आकृति से मिलती जुलती लंबी उजली छाया उसने देखी सड़क के किनारे। उसने अनुभव किया कि परमाणु बम के विस्फोट के समय पत्थर के सामने कोई खड़ा होगा। विस्फोट से निकली रेडियो एक्टिव किरणों के ताप से पत्थर को जलाया होगा और बीच में खड़े व्यक्ति की छाया उस पर अंकित हो गई। उस छाया को देखकर लेखक को गहरा आघात लगा। विस्फोट का भीषण दृश्य उसकी अनुभूति में प्रकट हो उठा। उसके भीतर वह व्यवस्था जाग उठी जिसने उसने हिरोशिमा पर कविता लिखने को प्रेरित कर दिया। ये सत्य दर्शन अनुभूति से उत्पन्न था। हिरोशिमा कविता हमने पाठ के शुरुआत में, वीडियो के शुरुआत में हम पढ़ चुके हैं। आपकी पुस्तक में 1959 में प्रकाशित अरियो करुणा प्रभाव काव्य संग्रह अज्ञे की हिरोशिमा कविता। इसको आप अपनी पाठ्य पुस्तक में जो संकलित है उसको आप पढ़ेंगे। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी
पर अंतरिक्ष से नहीं फटती मिट्टी। एक दिन अचानक सूरज निकला, चारों ओर प्रकाश फैल गया। क्षितिज से नहीं, आकाश से नहीं, क्षितिज वो स्थान जहां प्रतीत होता है कि जमीन और आकाश मिले हुए हैं, धरती, वहां से नहीं। कहां से निकला सूरज? चौक से, नगर के चौराहे से, नगर के चौक से धूप बरसी, प्रकाश चारों ओर फैला, पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से, जमीन से फटी मिट्टी से बम विस्फोट हुआ। छायाएं मानव जन की दिशाहीन, उस धूप में सारी माया जल करके छाया बन गई, मानो दिशाहीन बन गई। सब और पड़ी वे सूरज नहीं उगा था पूरब में, दिशाहीन मनुष्य की छायाएं सब और छा गई। जिस प्रकार पत्थर तक में एक मनुष्य की आकृति दिखाई देगी, सब और वह सूरज नहीं उगा था, वह पूरब में उगने वाला सूरज नहीं था। जैसे अपने यहाँ सूर्योदय होता है, प्राकृतिक रूप से सूर्योदय पूरब में होता है, वो पूरब में उगने वाला सूरज नहीं था। वे वर्षा सहसा, वे अचानक से वर्षा था, उदय नहीं हुआ था, वो वर्षा था। कहाँ? बीचों बीच, नगर के बीचों बीच। काल सूर्य के रथ के पहियों को जो अरे टूट कर बिखर गए। ऐसा लग रहा था कि काल रूपी सूर्य के रथ के पहियों के बीच में जो अरे होते हैं, डंडे होते हैं, वो टूट करके चारों ओर बिखर गए। कहाँ? 10 दिशाओं में, 10 दिशाएं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 दिशाएं ये हो गई। 4 ईशान, वायव्य, आग्नेय और नैऋत्य, 4 दिशाएं ये हो गई, 8 दिशाएं हो गई। और 9वीं आकाश और नीचे धरती, ये 10 दिशाएं। इस 10 दिशाओं का बन जाता है इस प्रकार: पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, और ये 8 ये, और एक धरती और एक आकाश। इस प्रकार की ये 10 दिशाएं हमारे सम्मुख। तो हम खड़े होते हैं, सामने पूरब, पीछे पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और ये 4 कोने जो हैं, ये चारों कोने, ये 4 दिशाएं ये, और इसके 4 कोने 8, 9वीं आकाश और 10वीं धरती। इस प्रकार की ये 10 दिशाएं 10 दिशाओं में बिखर गए। कुछ क्षण का वे उदय अस्त, वो उदय अस्त, कुछ क्षण का विस्फोट हुआ। ऐसा लगा जैसे सूर्योदय हो गया और तुरंत अस्त हो गया। केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी फिर उस दृश्य को अपने अंदर समा लेने वाली दोपहरी जैसा प्रकाश चारों ओर फैल गया। केवल एक क्षण। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी, लंबी हो करके मानव जन की छायाएं लंबी हो करके छप गई, मिटी नहीं। सूर्य अस्त होता है तो छाया लंबी हो जाती है, परंतु यहां लंबी नहीं मिटी, लंबी होकर मिट्टी होकर नहीं मिटी नहीं, वहीं पत्थरों में छप गई है। मानव ही सब भाप हो गए, सारे मनुष्य भाप बन करके उड़ गए, सिर्फ छाया ही रही पत्थरों। छायाएं तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर, और वो छायाएं अब भी हिरोशिमा के झुलसे हुए पत्थरों पर छपी हुई दिखाई देती है। उजड़ी सड़कों की गज पर जो सड़क उस विस्फोट के कारण उजड़ गई है, उसकी जो धूल मिट्टी है, उसमें आज भी उन छायाओं का प्रतिबिंब दिखाई देता है। मानव का रचा हुआ सूरज, क्योंकि ये सूरज जो है वो प्राकृतिक सूरज नहीं है, वो मनुष्य का रचा हुआ, मानव का रचा हुआ है, जो मानव को भाप बनाकर सो गया। जो मानव का बनाया हुआ सूरज मानव को ही, मनुष्य का बनाया हुआ सूरज मनुष्य को ही भाप बना करके अपने अंदर समा गया, सूख गया। पत्थर पर लिखी हुई है जली छाया मानव की साक्षी है। उस पत्थर पर हिरोशिमा के सड़क के किनारे जब कभी जा रहा था तो उसने पत्थर पर मानव आकृति को देखा, झुलसी हुई मानव आकृति को देखा। उसको देखकर लगता था कि पत्थर पर लिखी हुई है जली छाया। ये जो छाया पत्थर पर जो छप गई है वो मानव की साक्षी है,
ये जली हुई छाया मनुष्य की मानवता का गवाह है, साक्षी है। इस प्रकार ये हिरोशिमा पर इन्होंने कविता लिखी थी। ये पाठ आपका यही समाप्त होता है। इस पाठ की रीडिंग करें, स्टडी करें, इनको समझने का प्रयास करें। बस आज इतना ही। आपका दिन सुबह मंगलमय हो। धन्यवाद।